हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन। ये वेब सीरीज एक बंगाली वेब सीरीज है और पूरी तरह से रहस्य और रोमांच से भरपूर है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में ना आपने कभी पहले सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। ये वेब सीरीज इतनी वायलेंट है कि हो सकता है आपकी गुज़बम करा दे। इस वेब सीरीज का नाम है रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए, जो हॉइचॉइ प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो अब हम बिना देर की शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन क्रैश से और हम देखते हैं उस क्रैश में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग ही वहां पर जिंदा बचते हैं, जो पूरी तरह से घायल होते हैं। ये प्लेन क्रैश होता है एक बहुत ऊंची बर्फ की चट्टान पर, जहां रेस्क्यू टीम का पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। अब हमें वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गाँव सुंदरपुर को दिखाया जाता है, जहाँ का एक होटल जिसका नाम है रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ का खाना वर्ल्ड फेमस है और दूर दराज से लोग यहाँ खाना खाने आते हैं। नेता, पुलिस और बड़े बड़े लोगों का इस होटल में आना जाना लगा रहता है। अब यहाँ एक पत्रकार खाना खाने आता है जिसका नाम होता है निरुपम चंदा। अब वहाँ का वेटर उन्हें बताता है कि यहाँ की मालकिन खुद यहाँ की रेसिपी तैयार करती हैं और वो एक अच्छी शेफ भी हैं। अब निरुपम मेन्यू में मुस्कान स्पेशल डिश देखता है और वो उसे ऑर्डर करता है और उसे वो डिश बहुत अच्छी लगती है। अब वो खाना खाकर बाहर आता है और सामने एक दुकान पर चाय पीता है। अब यहाँ उसे अतरली नाम का एक शख्स मिलता है और वो उसे बताता है कि इस होटल की मालकिन बहुत ही रहस्यमयी है और लोग उन्हें डायन भी कहते हैं। ये अतर दरअसल पुलिस का खबरी होता है। अब वहाँ एमएलए की गाड़ी आती है और अतर बताता है कि यहाँ एमएलए से लेकर बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। अब हम देखते हैं होटल की मालकिन को, जिनका नाम मुस्कान जुबेरी रहता है, जहाँ हम अब एमएलए और उनकी कन्वर्सेशन को सुनते हैं। दरअसल एमएलए के सपोर्ट से ही मुस्कान ने यहाँ होटल खोला था। अब यहाँ एमएलए उसके गंदे इरादे जाहिर करता है और मुस्कान मुस्कुराकर उससे कुछ वक्त मांगती है। दरअसल मुस्कान बहुत ही खूबसूरत होती है और साथ ही बहुत खतरनाक दिमाग की मालकिन भी। अब यहाँ अतर अली निरुपम चंदा के पास आता है और उनसे उनके बारे में पूछता है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं वगैरह वगैरह। तब निरुपम बताता है कि वो महाकाल न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट है और यहाँ इस होटल और उसकी मालकिन पर आर्टिकल लिखने आया है, और बताता है कि यहाँ कोई उसकी मालकिन के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। तब अतर बताता है कि बड़े बड़े नेता उस पर लट्टू हैं क्योंकि वो उन पर जादू कर देती है, और सुना तो यहाँ तक भी है कि लोग उसे डायन भी कहते हैं। और उसके बावर्ची से एक बार पूछताछ करने पर अतर को पता चला था कि वो खाने में कुछ मिला देती है। अब निरुपम अतर से कहता है कि वो उसे रोज 500 रुपए देगा और बदले में उसे इस मालकिन और उसके होटल की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। क्योंकि अतर पुलिस के लिए काम करता है, इसलिए निरुपम कहता है कि उसे ये बात पुलिस से छुपा कर रखना होगी, और उसे बताता है कि वो लॉज सनमून में ठहरा हुआ है। अब शाम को निरुपम फिर उसी होटल में खाना खाने जाता है जहाँ कोई बड़ा नेता वहाँ आता है और वो वेटर से उनके बारे में पूछता है। तब वो वेटर कहता है कि यहाँ नेता पुलिस का आना जाना लगा रहता है, और तब वो अपने हाथ धोते समय निरुपम मुस्कान को वहाँ पर देखता है। अब रात में अतन निरुपम के लॉज में आता है और कहता है कि उनको मुस्कान के बारे में जानकारी चाहिए थी ना, और तब वो निरुपम को अपने साथ लेकर कहीं पर जाता है। फ्रेंड्स, मुस्कान जुबेरी बहुत ही डार्क लेडी है जो अक्सर अपने घर में गाने गाती हुई घूमती रहती है। मुस्कान के अलावा उसके इतने बड़े घर में उसके साथ केवल उसका नौकर यादव, जो कि गूंगा है, और एक लड़की शेफाली रहती है जो घर के काम करती है। अब मुस्कान शेफाली से किसी फालू नाम के शख्स के बारे में पूछती है और पूछती है कि काम हो जाएगा ना। तब शेफाली कहती है कि फालू बचपन से ही कब्र खोदता है। फ्रेंड, मुस्कान को फालू से ऐसा क्या काम है इसका पता तो हमें आगे ही चलेगा, और इस जैसे कई राज हमें आगे देखने को मिलेंगे। खैर, अब हम आते हैं कहानी की ओर। अब अतर और निरुपम कब्रिस्तान से होते हुए जाते हैं जहाँ एक कब्र एडवांस में खुदी होती है, और अतर बताता है कि फालू जब कोई कब्र खोदता है तो कोई ना कोई इस गाँव में जरूर मरता है, और फालू की खोदी हुई एडवांस कब्र भर ही जाती है। लेकिन शायद आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि रात बहुत हो गई है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ त्रिलोकनाथ बोस उनके नौकर को डांटते हुए किसी को उनके यहाँ बुलाने को कहते हैं। वो अपने बेटा आलोक से पूछते हैं कि तुम स्टेशन उन्हें लेने जा रहे थे। तब आलोक उन्हें एक खत दिखाता है और वो होता है रविंद्रनाथ टैगोर का, जो खत में लिखते हैं कि उनकी बेटी का टीबी की बीमारी के चलते देहांत हो गया है और इसलिए वो इनका ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक शख्स को जो एक घर का दरवाजा खटखटाता है, जहां दो शख्स दरवाजा खोलते हैं और वो शख्स उनको बताता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने जमींदार की हवेली पर कब्जा कर लिया है और वो वहां पर सबको मार रहे हैं। तब जीशान कहता है कि उसकी माँ वही है और उन्हें वहां पर जाना होगा। तब राशिद कहता है कि उन्हें बॉर्डर पार करनी ही होगी और सुंदरपुर जाना होगा, वहां जमींदार की जमीन है, और अब वो कब्रिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। आलोकनाथ, जो कि बॉर्डर पार के बहुत बड़े जमींदार थे, और उनकी बेटी अंजलि बासु की शादी वो सईद जुबेरी के साथ करवा देते हैं। राशिद जुबेरी और जीशान जुबेरी दोनों इनके ही बेटे होते हैं, पर यह खुशियों का दौर ज्यादा दिन नहीं होता और पाकिस्तानी मिलिट्री वहां पर कब्जा कर सबको मार देती है।
और ये कहानी निरुपम को जीशान जुबेरी सुना रहे होते हैं, जिनके पास अथर निरुपम को लेकर आया है। वो बताते हैं कि राशिद बॉर्डर पार नहीं कर सका, लेकिन भागने में वो कामयाब हो गया था। लेकिन वो मिलिट्री के हाथों लग गए और उनको वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया गया और यहाँ तक कि उनका धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया और उसके बाद वो बॉर्डर पार आकर यहीं पर बस गए। वहाँ आलोकनाथ की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली थी। और राशिद के बारे में वो बताते हैं कि उनको 2006 में कैंसर हो गया था, इसलिए उनको बॉर्डर पार इंडिया में लाए थे, जहाँ ओरिएंटल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद मुस्कान जुबेरी बॉर्डर की इस पार आ गई थी और उनकी बहू होने के नाते यहाँ की प्रॉपर्टी पर उन्होंने हक जमा लिया था। अब निरुपम उनसे पूछता है कि इस होटल का नाम रविंद्रनाथ के नाम पर क्यों रखा गया। तो वो बताते हैं कि आलोकनाथ के पिता त्रिलोकनाथ रविंद्रनाथ के समकालीन थे और अब अतर और निरुपम वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अतर बताता है कि 2008 में मुस्कान सुंदरपुर आ गई थी और एमएलए की मदद से उनकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। अब हम फिर फ्लैशबैक में ओरिएंटल हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ मुस्कान जुबेरी राशिद जुबेरी की केयर करती हुई हमें दिखाई देती हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और अतर और निरुपम को कब्रिस्तान से गुजरते हुए वहाँ रोने की आवाज आती है। अब अतर कहता है कि फालू की खुद ही गई कब्र आज भी खाली नहीं रही। अब ये दोनों मुस्कान की हवेली के बाहर खड़े होते हैं कि तभी फालू वहाँ आता है और अंदर चले जाता है। अब ये दोनों ये सोचते हैं कि फालू यहाँ पर क्या कर रहा है। अब अतर यहाँ बताता है कि एक बार वो खुद चेक करने के लिए हवेली में छिप कर गया था, जहाँ उसने मुस्कान को डायन के रूप में देखा, जो कि खून पी रही थी। अब रात में निरुपम लाश से एक साइकिल लेकर हवेली जाते हैं और पीछे के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि फालू अंदर कब्र खोद रहा है और उसके साथ मुस्कान भी है। मुस्कान को किसी को होने की आहट हो जाती है और वो पीछे देखती है, पर निरुपम वहाँ पर छुप जाता है। इधर अतर फालू के घर पता करने जाता है, जहाँ वो फालू के पलंग के नीचे कंकाल देखता है और एक हड्डी वहाँ से उठाकर ले जाता है। और अब लाज जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि निरुपम साइकिल लेकर कहीं निकले हैं। रास्ते में उसे एक शख्स बताता है कि वो हवेली की ओर गए हैं। अब अतर वहाँ जाता है और निरुपम को कॉल करता है और बताता है कि अंदर एक नहर है, वहाँ से तैरकर बाहर आ सकते हो। तब निरुपम बताता है कि नहर में मगरमच्छ है और वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। और तभी एक गाड़ी वहाँ आती है और अतर बताता है कि उसका सामान उतारने में उन्हें 20 मिनट लगेंगे और यही मौका तुम्हारे पास है, तुम वहाँ से बाहर आ सकते हो। और तब निरुपम फालू और यादव से बचते हुए गेट से बाहर निकलता है, जहाँ दोनों उसे देख लेते हैं। पर अतर साइकिल पर बैठाकर निरुपम को वहाँ से ले जाता है। अब मुस्कान को जब ये पता चलता है तो वो पुलिस में कॉल करती है। जाहिर है उसके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से हैं और निरुपम के बारे में वो उन्हें पता करने को कहती है। अब दूसरे दिन अतर को एक पुलिस वाला उसके साथ पुलिस स्टेशन ले आता है, जहाँ इंस्पेक्टर उससे निरुपम के बारे में पूछता है। तब पहले तो वो झूठ बोलता है कि वो यहाँ पर जमीन देखने आया था, पर वो इंस्पेक्टर उससे बताता है कि उन्हें सब पता है कि कल रात वो हवेली के अंदर दीवार फांग कर गया था। तो तब अतर निरुपम के बारे में सब सच बता देता है और तब वो पुलिस ऑफिसर निरुपम को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाता है और वो इंस्पेक्टर बताता है कि महाकाल में कोई निरुपम नाम का जर्नलिस्ट नहीं है, इसलिए उन्हें बेवकूफ बनाना वो बंद करे। और वो इंस्पेक्टर निरुपम से बहुत ही एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करता है। तब निरुपम इंस्पेक्टर से अकेले में बात करने को कहता है और जब निरुपम बाहर आता है तो वो उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो सीबीआई ऑफिसर है और अतर को कहता है कि वो पहले की तरह ही साथ में काम करेंगे। दरअसल निरुपम एक मिसिंग केस को सॉल्व करने वहाँ आता है। मोहम्मद हाशिब, जो कि बांग्लादेश के एक मिनिस्टर का भतीजा है, पिछले कुछ महीनों से लापता है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां मोहम्मद हाशिब को देखते हैं, जो चारुलता नाम की किसी लेडी से चैट कर रहा होता है। और नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस कलीग से एक कैब कंपनी का नंबर लेता है और उसे बताता है कि उसे एयरपोर्ट किसी को रिसीव करने जाना है। वो उस दिन ऑफिस से निकलता है और उसके बाद से ही वो कहीं लापता हो जाता है। निरुपम उसमें प्राइम सस्पेक्ट मुस्कान जुबेरी को मानता है। फ्रेंड्स, अब इसमें मुस्कान जुबेरी कैसे सस्पेक्ट बनती हैं और उसका हाशिब से क्या कनेक्शन होता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब निरुपम इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ उसे हाशिब के सोशल मीडिया से एक अकाउंट की इन्फो मिलती है, जिससे हाशिब चैट कर रहा था और उससे मिलने वाला था। नेक्स्ट डे निरुपम टैक्सी कंपनी में जाता है और सभी ड्राइवर से बात करता है, जहाँ एक ड्राइवर बताता है कि उसने हाशिब को उस होटल के सामने ड्रॉप किया था, जो मुस्कान जुबेरी की है। और ये भी बताता है कि कुछ महीने पहले एक और शख्स को उसने उसी होटल पर ड्रॉप किया था। एंड फ्रेंड, उसी के बाद से दोनों मिसिंग थे। अब हम फालू को देखते हैं, जो कि एक कब्र खोद रहा होता है और तब वहां पर अतर आता है और उसको सब बताता है कि उसको पता चल गया है कि वो कंकाल जमा कर रहा है। उसे वो हड्डी भी बताता है जो वो उसके घर से कंकाल के पास से लाया था। तब फालू उसे कब्र में गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है और उस पर मिट्टी डाल देता है। और अब वो अपना सामान बांधकर गांव से भागने की तैयारी करता है। नेक्स्ट सीन में हम निरुपम को उनके मेंटर के साथ देखते हैं, जो क्रिमिनोलॉजी के ऑफिसर भी हैं, और निरुपम इस केस में उनकी हेल्प ले रहा है। वो निरुपम से कहते हैं कि वो फालू के बारे में जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि फालू जो एडवांस कब्र खोदता है, उसके पास की कब्र की डिस्टेंस की जानकारी निकालो और वो कितनी पुरानी है उन्हें ये भी बताओ।
अब फालू को हम एक प्रोस्टिट्यूट के पास देखते हैं जो उससे पैसे मांगती है, पर फालू कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए वो रात में एक बूढ़े शख्स की हत्या कर देता है जो बारिश में फालू से घर जाने के लिए मदद मांगता है। अब फालू वापस उस प्रोस्टिट्यूट लड़की के पास आता है और तब वो लड़की उससे बताती है कि शहर में कंकालों का धंधा होता है और उससे वो बहुत पैसे कमा सकते हैं। तब फालू उससे पूछता है कि वो उन कंकालों को बिकवा सकती है। तब वो लड़की कहती है कि हाँ, वो ऐसा कर सकती है और उससे पूछती है कि रोज तू कंकाल कैसे अरेंज करेगा, क्योंकि ताजी कब्र को खोदेगा तो लोग उसे देख सकते हैं। तब फालू कहता है कि वो कब्र के पास एक एडवांस कब्र खोदेगा और उसमें सुरंग बनाकर नीचे से कंकाल निकाल लेगा जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। तब हमें पता चलता है कि फालू एडवांस कब्र इसलिए खोदता था ताकि पड़ोस वाली कब्र से वो कंकाल निकाल सके, और इसलिए उसने गांव वालों को कब्र खोदते वक्त ये कहानी बताई कि उसे लगता है कि आज कोई गांव में मरेगा, इसलिए लोग उस पर शक भी नहीं करते थे। अब निरुपम अतर को ढूंढता है जहाँ कब्रिस्तान में वो एक मुर्दे और उसके परिजन को देखता है। वो बताते हैं कि फालू का कोई पता नहीं है और जो कब्र उसने खोदी थी वो वापस बंद कर दी है। निरुपम वहाँ पर चेक करता है जहाँ अतर का फोन उसे दिखाई देता है और वो लोगों की मदद से कब्र खोदता है जहाँ अतर उसमें होता है और किस्मत से वो जिंदा होता है। अब निरुपम दो ऑफिसर को सिविल ड्रेस में मुस्कान की हवेली के बाहर तैनात करवा देता है ताकि घर की सारी जानकारी उसे मिलती रहे। अब रात में निरुपम को मुस्कान का कॉल आता है और वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और ये भी कहती है कि उन्हें जो जानना है वो उन्हें बताने को तैयार है। और तब निरुपम मुस्कान जुबेरी के घर जाते हैं जहाँ घर के बाहर तैनात ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि सुबह उन्होंने किसी औरत के चीखने की आवाजें सुनी थी। तब निरुपम उनसे कहता है कि वो अंदर जा रहा है और घर पर नजर रखने को कहता है। और अब वो घर के अंदर जाते हैं जहाँ मुस्कान उन्हें मिलती है और मुस्कान उन्हें चाय ऑफर करती है, लेकिन निरुपम वहाँ कुछ भी नहीं लेती। और मुस्कान उनसे पूछती है पुलिस उसके पीछे क्यों लगी है। और तब निरुपम मुस्कान की हिस्ट्री उसे बताते हैं कि वो अमेरिका में उसकी फैमिली के साथ रहती थी और फिर अचानक इंडिया आकर यहाँ ओरिएंटल हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन करी। वहाँ मुस्कान की मुलाकात राशिद जुबेरी से हुई और वहाँ उनकी केयर मुस्कान जुबेरी ने की। राशिद जुबेरी को खाना बहुत पसंद था और उसी के जरिए मुस्कान ने उनके दिल में जगह बनाई और राशिद जुबेरी को मुस्कान से प्यार हो गया। राशिद जुबेरी जानते थे कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे और इसलिए उन्होंने मुस्कान को प्रपोज कर उससे शादी कर ली। अब मुस्कान यहाँ पता थी कि उसने किसी मरते हुए इंसान को सिर्फ खुशी देने के लिए शादी की थी। निरुपम के मुताबिक वो सिर्फ राशिद जुबेरी की दौलत पाना चाहती थी, जो कि उसने किया भी। तब निरुपम मुस्कान से नौकरी छोड़ने की वजह पूछते हैं। तब वो बताती है कि राशिद की इच्छा थी कि वो एक रेस्टोरेंट ओपन करे, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। अब निरुपम उन मगरमच्छ और फालू के द्वारा खोदी गई कब्र के बारे में पूछता है जिसे उस रात उसने देखा था। और तब मुस्कान बताती है कि वो अपनी डिश में एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसके लिए उसे रेड वाइन चाहिए होती है और वो यहाँ बहुत महंगी मिलती है, इसलिए वो लाल अंगूर के रस को जमीन में दबा कर रखती है जिससे वो रेड वाइन बनाती है। और उसे ये भी बताती है कि उसकी फ्रेंड थिएटर आर्टिस्ट है और उसने उससे लेंस लिए थे और रेड वाइन पतीली में डालकर लोगों को डराया जिससे वो सेफ रहे, क्योंकि अकेली लड़की को देखकर लोगों की नीयत खराब हो जाती है और वही रूप अतः ने उसका देखा था। अब निरुपम फालू के बारे में मुस्कान को बताता है कि वो कंकाल इकट्ठा करता है और अब वो हाशिब और 4 लड़कों के बारे में बताता है जो कि इस होटल में आने के बाद से ही मिसिंग थे। वहीं दूसरी तरफ निरुपम के प्रोफेसर उस डॉक्टर से पूछताछ करते हैं जो ओरिएंटल हॉस्पिटल के मालिक भी होते हैं और वो डॉक्टर को बहुत डराते हैं और बताते हैं कि मुस्कान ने सब सच बता दिया है और बेहतर होगा कि वो भी सब सच बता दे। अब निरुपम उस फेसबुक आईडी के बारे में भी बताता है जिस पर हाशिब बात किया करता था और वो थी चारुलता के नाम से, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का आइकॉनिक कैरेक्टर है। और फिर निरुपम एक और बात से पर्दा उठाता है कि ओरिएंटल हॉस्पिटल में मुस्कान के ज्वाइन करने के बाद एक स्कैंडल हुआ था जहाँ लोगों के बॉडी ऑर्गन्स की तस्करी की जा रही थी और उसमें सभी सर्जन शक के घेरे में थे। तब मुस्कान एग्री होती है और बताती है कि इस बात का पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला था और न्यूज में सभी सर्जन पर उन्होंने शक जाहिर किया था, लेकिन तब भी निरुपम कहता है कि सच कुछ और ही है। और तब फाइनली मुस्कान निरुपम को सच बताती है और एक एल्बम देती है जिसमें मुस्कान की बचपन से लेकर जवानी तक की सभी यादें रहती हैं। अपने बचपन की स्कूलिंग से लेकर उसके मेडिकल कॉलेज तक के सफर को बयां करती है और फाइनल ईयर के वेकेशन ट्रिप के बारे में बताती है, जहां अब वो ये बताती है कि उनका प्लान एंडेस पर क्रैश हो गया था जिसमें लगभग कुछ लोगों को छोड़कर सभी मारे गए थे और उस चोटी पर केवल वो और कुछ जख्मी लोग थे जहां सर्वाइवल की उम्मीद बहुत कम थी। रेस्क्यू टीम की भी कोई खबर नहीं थी, उन्हें पता था कि यहाँ से बचना नामुमकिन है। तब निरुपम पूछता है कि अगर वहाँ कोई नहीं बचा तो तुम कैसे जिंदा बची। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ उसे डॉक्टर से इंट्रोगेशन में वो बताता है कि 5 साल पहले अमेरिका से एक डॉक्टर उनके हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था और वो मुस्कान को कॉलेज के टाइम से जानता था। उस डॉक्टर के ज्वाइन करने के बाद मुस्कान के बारे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उनके हॉस्पिटल में चारों ओर फैल गया। डॉक्टर से पूछा जाता है कि वो सच क्या था। डॉक्टर बताता है कि मुस्कान के फाइनल ईयर में वो एक प्लेन क्रैश का शिकार हुई थी, इसमें 100 से ज्यादा पैसेंजर थे और सब मारे गए थे।
पेंटर के पूछने पर कि फिर मुस्कान कैसे बची, तब डॉक्टर के चेहरे पर हम एक डर के साथ एक खामोशी देखते हैं और फिर जो सच सामने आता है उसे सुनकर लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इधर सेम स्टोरी मुस्कान निरुपम को सुना रही होती है और वो बताती है कि क्रैश के बाद 68 लोग मारे गए थे और 25 बुरी तरह घायल थे। उनके पास खाने की चीजें भी बहुत कम थीं और धीरे धीरे घायल लोग मर रहे थे। और तब उनका एक दोस्त जिसका नाम नॉर्मन होता है वो कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें मरे हुए लोगों का मांस खाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला और अगर वो कुछ दिन और भूखे रहे तो वो मर जाएंगे। उनके पास जान बचाने का यही एक तरीका है। अब दूसरे लोग उसका विरोध करते हैं लेकिन कोई रास्ता ना होने के कारण वो ना चाहते हुए भी राजी हो जाते हैं और फिर वो मुस्कान से कहते हैं, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है इसलिए उसे पता होता है कि इंसान की बॉडी का कौन सा पार्ट खाने लायक है। और तब फिर हम डिस्टर्ब कर देने वाले सीन देखते हैं जहाँ ये सब मरे हुए लोगों का मांस खाना शुरू कर देते हैं। भूख के आगे सब हार जाते हैं। पहले लोग स्वाद की चाह के बाद अपनी सोच समझ और उसके बाद अपनी सभ्यता और यहाँ तक इंसानियत तक को भूल जाते हैं। इस तरह एक महीना गुजर गया लेकिन उनको बचाने वहाँ कोई नहीं आया। मुस्कान बताती कि वो मांस को बर्फ के नीचे दबा कर रखते थे ताकि वो खराब ना हो जाए। वो धीरे धीरे जानवर बनते जा रहे थे और घायल लोग धीरे धीरे मर रहे थे। वो बन रहे थे उनके लंच और डिनर। और इस तरह 2 महीने बीत गए लेकिन कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। और फिर एक ऐसा समय आया कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा और फिर शुरू हुआ इंतजार एक दूसरे की मौत का। उसके बाद लोग एक दूसरे से डरने लगे और हमेशा चौकन्ने रहने लगे। फिर एक बूढ़ा शख्स ना चाहते हुए भी एक आदमी की वहाँ पर हत्या कर देता है और बाद में ये सब उसका मांस खाते हैं। सब रेस्क्यू की उम्मीद खो चुके थे और फिर तभी एक दिन उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखता है और इस तरह वो 7 लोग जिंदा बचकर वापस आते हैं। उसके बाद कई दिनों तक मुस्कान डिस्टर्ब रही, यहाँ तक उसकी खुद की फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया और इसलिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि वो मुस्कान को एज ए कंसल्टेंट हॉस्पिटल में रखेंगे। लेकिन मुस्कान ने वो एक्सेप्ट नहीं किया और जॉब छोड़ दी। और ठीक उसके 1 महीने पहले ही मुस्कान ने राशि जुबेरी से शादी भी की थी। ये केस 1972 का था। प्रोफेसर का साथी उनसे पूछता है कि अगर ये केस 72 का है तो इस वक्त मुस्कान की उम्र कितनी होगी। तब प्रोफेसर बताते हैं कि यही कुछ 70 और 72 साल। लेकिन फिर वो बताता है कि निरुपम सर ने जो पिक मुस्कान की भेजी है वो 30 से 35 साल की औरत की है। इधर निरुपम की तबीयत अचानक ये सुनकर खराब हो जाती है और अब मुस्कान बताती है कि उसने उन लड़कों के साथ क्या किया था जिसको ढूंढते हुए निरुपम यहाँ आया था। वो हाशिब के बारे में बताती है कि वो अक्सर होटल आया जाया करता था। एक दिन दोनों इंटीमेट होते हैं लेकिन तब हाशिम के कंधे पर एक चोट वो देखती है और उसका बैंडेज निकाल देती है और उसकी खून की खुशबू से वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे इंसानों के मांस की तलब लग जाती है। फिर वो हाशिम को मार देती है और उसका मांस खाती है और यही लगभग उसने सभी मिसिंग लड़कों के साथ किया और अब वो उसके साथ करेगी। प्रोफेसर निरुपम को कॉल करते हैं जहां मुस्कान उसका फोन उठाकर निरुपम को देती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि जिस औरत के पीछे तुम लगे हो वो मुस्कान नहीं है और अपनी हालत के चलते निरुपम कुछ बोल नहीं पाते। प्रोफेसर फिर डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ फिर वो ये बात पूछते हैं। यहाँ एक सच और हमें जानने को मिलता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स खाने के बाद मुस्कान की उम्र बढ़ना कम हो गई थी। डॉक्टर पूछते हैं कि मुस्कान इंसान की किस अंग को खाती थी। डॉक्टर कहता है कि वो उसने नहीं बताया और ना ही किसी को बताएगी, क्योंकि ऐसा करने से लोग जानवर बन जाएंगे और एक दूसरे को नोच खाएंगे। आखिर जवान रहना कौन नहीं चाहता। तब प्रोफेसर कहते हैं कि फौरन मुस्कान के घर फोर्स भेजो। इधर मुस्कान निरुपम की गन ले लेती है और शिफाली को फोन कर फालू को उसके पास लाने को कहती है, जो कि शिफाली के कमरे में छुपा होता है और वो शिफाली का भाई भी है। अब मुस्कान उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से निकाल सकती है लेकिन उसके लिए उसका एक काम करना होगा। इधर फोर्स मुस्कान के घर पहुंचती है जहाँ वो देखते हैं घर में आग लगी है और तब वो यादव को वहाँ पकड़ लेते हैं लेकिन वो अंदर जाने की जिद करने लगता है और तभी एक जली हुई लड़की अंदर से आती है और सब समझते हैं कि वो शेफाली है। तब पुलिस उसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल भेज देती है पर तभी यादव अंदर चले जाता है और हम देखते हैं कि वो शेफाली को अंदर से लाता है। मतलब फ्रेंड्स वो मुस्कान होती है जो जलकर बाहर आई थी। तब हम मुस्कान को देखते हैं जो पुलिस वाले को वहीं उतार देती है और एक जगह जाकर अपना मेकअप निकालती है और वो पूरी तरह से ठीक होती है। तो वो एक कॉल करती है जो शायद एमएलए को करती है। इधर पुलिस को अंदर निरुपम भी दिखाई देता है जो बेहोश होता है। अब एक रात मुस्कान एमएलए के पास जाती है जहाँ वो उसकी शराब में जहर मिलाकर उसे मार देती है। अब कुछ दिनों बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ प्रोफेसर को निरुपम सब बताता है लेकिन वो कहता है कि उसने वहाँ पर तो कुछ भी नहीं खाया था और बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एल्बम देखने के बाद उसे कुछ याद नहीं। तब प्रोफेसर एक किताब की कहानी बताते हुए कहते हैं कि उस कहानी में एल्बम के पन्नों पर जहर लगाया गया था और ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी मुस्कान ने कर रखा था और जब पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली से निरुपम थूक लगा रहा था तब वो जहर निरुपम की बॉडी में चला गया था। तब निरुपम को केस सॉल्व न होने का अफसोस होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि केस तो सॉल्व हो गया है, बस मुजरिम फरार है और आज नहीं तो कल तुम उसे पकड़ ही लोगे।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुस्कान जुबेरी को, जो ज़ीशान जुबेरी के पास जाती हैं और सारी जायदाद उनके नाम कर देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रॉपर्टी किसी गलत हाथों में लगे। और वो कहती हैं कि होटल को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया जाए, और साथ ही ये भी बताती हैं कि राशिद हमेशा आपके आभारी थे क्योंकि आपने उनकी जान बचाई थी और इसलिए इस प्रॉपर्टी पर आपका हक है। इधर निरुपम को ये पता चलता है कि जिस फ्लैट में एमएलए रहता था उसके जस्ट पास में ही वो ओरिएंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर भी रहता था, और उसी ने इस बार भी एमएलए तक जाने में मुस्कान की मदद की। और तभी लास्ट में अपने लैपटॉप पर एक ईमेल के जरिए निरुपम को मुस्कान की एक रिकॉर्डिंग आती है, जहां वो कहती है कि कभी वो उसे खाने पर ज़रूर बुलाएगी और फिलहाल वो कहीं जा रही है। एंड निरुपम सिर्फ गुस्सा होकर रह जाता है और ये वेब सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।